Student, I am Gopi Kumar Srivastav. I have already started this chapter, method of calculating national income. In this chapter, I discuss about output method in my previous video. Now, I am going to discuss the method theory. अब मैं इस मेथड का जो मैंने बताया था, इस मेथड को निकालने का तरीका, उसका मैं थ्योरी बताऊंगा. ये देखिए पूरा फॉर्मूला है उसका, और मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था आपको. यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आज यहाँ से आपका थ्योरी बताने जा रहा हूँ. ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आउटपुट मेथड. वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर डोमेस्टिक इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज टू द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर. वैल्यू एडेड मेथड के अनुसार इस वैल्यू एडेड मेथड को आप आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं. इसमें जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, 3 ही प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है. प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब गुड्स को बनाने या सर्विस को बनाने वाला. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. ये तीनों मिलकर जितना भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा उसे हम वैल्यू आउटपुट मेथड में रखते हैं. और इससे हम लोग नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना गुड एंड सर्विस होगा उतना ही देश का नेशनल इनकम होगा. उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता. It is also known as product method, inventory method, net output method, industrial origin method and commodity method. इतना सारा इसका नाम है, आप जान लें. Now we are discussing about gross value added. आप जानते हैं, आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने फार्मूला बता रहा था, मैं वैल्यू आउटपुट के बाद देखिए मैंने GDP-MP निकाला था. अब मैं इस GDP-MP के बारे में और भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ. इस GDP-MP को आप दूसरा नाम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं. ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम लोग GDP-MP बोलते हैं. ये GVAMB हो सकता है. वैल्यू एडेड रिफर्स टू एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. आपको समझा दें ये वैल्यू एडेड का मतलब होता क्या है. ठीक है, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा. मान लीजिए कोई चीज़ को हम बनाए 100 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच रहे हैं 20 रुपये में, 120 रुपये में. बना रहे हैं 100 रुपये में, बेच रहे हैं 120 रुपये में. तो जो डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट है उस डिफरेंट को ही हम लोग वैल्यू एडेड बोलते हैं. मतलब कि हम लोग उतना वैल्यू ऐड किए इसमें. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ. तो ये वैल्यू एडेड का मतलब यही हो गया कि वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. जैसे ये फार्मूला है नीचे, आप इसको GDP-MP बोल सकते हैं. तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मेरा जो वैल्यू है वो 20 रुपये ही है, क्योंकि 100 का चीज़ 120 रुपये बेचेंगे तो 20 रुपये ही प्रॉफिट होगा. तो ये वैल्यू एडेड हो गया. फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है वो गुड्स जो कच्चा होता है. इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट कॉल इनपुट ऑल इनपुट अदर देन फैक्टर इनपुट ऑफ द लैंड लेबर कैपिटल. जो फैक्टर इनपुट नहीं होता, जैसे लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये सब फैक्टर इनकम होता है. और आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन नॉन फैक्टर इनकम है, मतलब रॉ मटेरियल फॉर्म है. तो हमारा जो इंडस्ट्री है या हम लोग जो गुड्स को बनाते हैं उसमें आपका 2 ही तरह का गुड्स लगता है. एक आपका लगता है फैक्टर इनपुट और दूसरा लगता है नेट फैक्टर इनपुट. ओके, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि इंटरमीडिएट का जो मतलब रॉ मटेरियल होता है. आपने जानते हैं कि यहाँ आप देखिए मेरे फार्मूला में इसे भी मैं दिखा देता हूँ कि मैं इसे कहाँ पे ट्रीटमेंट किया है. देखिए जो मैंने वैल्यू आउटपुट लिखा था उसके बाद GDP-MP में वैल्यू आउटपुट मैंने से इंटरमीडिएट कॉस्ट किया था. तो वहाँ पे वो काम आता है इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो मैंने इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में बता दिया. फिर ये कुछ स्टेप है, जो मैं फार्मूला है वही स्टेप है. जैसे स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो क्या स्टेप है. पहला स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द प्रोडक्शन यूनिट. मतलब प्रोडक्शन यूनिट को बांटना. प्रोडक्शन यूनिट 3 ही यूनिट में बटा हुआ रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तो आप ये बारे में जानते हैं. तो ये पहला स्टेप में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को निकालते समय उसका क्या स्टेप है वो भी आपसे एग्जाम में पूछता है. पहले पूछता है वैल्यू और आउटपुट क्या है, फिर स्टेप क्या है. तो स्टेप देखिए बहुत सारा है. पहला फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई क्लासिफाई कर लिए. दूसरा स्टेप में हम लोग एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं. आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग GDP-MP निकालते हैं. फिर उसके बाद हम लोग देखिए थर्ड स्टेप में NDP-MP निकालते हैं. फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, आपका NDP-FC निकालेंगे. फिर उसके बाद आपका NNP-FC निकालते हैं. मतलब 5 ही पहले सबसे पहले वैल्यू आउटपुट निकलता है. जैसे इसको मैं आपको ऊपर में फार्मूला में दिखाता हूँ. देखिए ये जो फार्मूला है उसको वही इसका स्टेप है. जैसे वैल्यू आउटपुट निकाले, फिर GDP-MP निकाले, फिर NDP-MP निकाले, फिर NDP-FC निकाले, फिर आपका लास्ट में नेशनल इनकम निकल जाता है. और नेशनल इनकम को निकालने के लिए ये सब जो NIT है, NFI है, उसका जरूरत पड़ता है. तो ये स्टेप को ही यहाँ पे स्टेप को मैंने यहाँ पे थ्योरी के वाइज लिखा है. इसे भी आपको लिखना है.
ठीक है। और कुछ प्रिकॉशन है इसको बनाते समय, उसे समझना है कि वैल्यू आउटपुट को बनाते समय किन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। इन चीज़ों को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू आउटपुट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि वैल्यू आउटपुट का स्टेप क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि वैल्यू आउटपुट को का प्रिकॉशन क्या है, मतलब बनाते समय वैल्यू आउटपुट को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहला जो पॉइंट है वो सेल्स एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आपको बताते हैं जब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं आउटपुट मेथड से, तो हम सेकेंड हैंड गुड्स क्यों लेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग फिनिश गुड्स लेंगे, फर्स्ट हैंड गुड्स लेंगे। क्योंकि अगर सेकंड हैंड गुड्स का मतलब हुआ कि वो पहले से ऑलरेडी एडेड है नेशनल इनकम में, तो हम दोबारा ऐड करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये प्रिकॉशन है, इससे आप बचाव कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मतलब आपको डबल काउंटिंग नहीं करना है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। पर आप याद रखिएगा, अगर आप किसी और को बेचने के लिए करते हैं तो आप उसे इंक्लूड नहीं करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। पर अगर आप गुड्स का खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आप कार का फैक्ट्री है, आप 20 कार बेचे हैं और एक कार अपने लिए रखें, तो वो एक कार जो अपने लिए रखे वो भी नेशनल इनकम में दिखेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन यूनिट का एक भाग है। प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, बता दे जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कार का प्रोडक्शन करेंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा, पर अगर हम सर्विस का करते तो नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए हम ही घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, जैसे मम्मी काम कर रही है, मेरे वाइफ काम कर रही है, मेरी बहन काम कर रही है, कोई भी काम करता है तो उसका वो कुछ पैसा मांगता नहीं है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू लगा नहीं सकते। तो इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विस वो इंक्लूड नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूड होता है। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देख ले। फिर आपका है कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज। आपको बताते हैं जैसे कि आप अपना घर में ही रहते हैं तब भी उसका कुछ रेंट उठता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, रिपेयर के रूप में। तो आपको लगता है कि जैसे रेंट नहीं देते, पर हाँ हम लोग रेंट देते हैं बिल्कुल। तो ये इस तरह का जो खर्चा होता है इसे हम इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइज कहते हैं। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ द गुड्स, अगर मान लीजिए कुछ गुड्स में चेंजेज आता है, जैसे कि जितना प्रोडक्शन पहले हुआ था या अब जितना हो रहा है, तो वो चेंजेस को हम लोग नेशनल इनकम में दिखाते हैं। जो चेंजेज होगा, जैसे मान लीजिए पिछले साल जितना भी रोड बना होगा उससे ज़्यादा ही बना होगा, तो उस चेंजेज को, जितना गुड रोड बना है उसको भी नेशनल इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ नोट्स है कि सेल्फ कंजप्शन क्यों लेते हैं, ठीक है, या सर्विसेज क्यों लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, आप ये 6 पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। आप जानते हैं कच्चे सामान को तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, तो मैं फर्नीचर को इंक्लूड करूँगा या लकड़ी को, डेफिनेटली मैं फर्नीचर को इंक्लूड करूँगा, क्योंकि लकड़ी तो उसमें ही शामिल है, उसी में ही मिला रहता है, तो हम इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा चैप्टर को फिर से मैं डील कर दिया हूँ। ये दूसरा वीडियो है और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बताएं, और मैं इससे रिलेटेड जितना भी मैं आपको बताया हूँ उससे रिलेटेड मैं सारा PDF और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आपको भेजने वाला हूँ। तो मेरा जो पहला जो वीडियो था वो था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये दूसरा जो वीडियो है उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो है, जो सिर्फ आउटपुट मेथड का मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी आज का क्लास में मैंने बताया है। तो ये दोनों वीडियो से आपको सिर्फ आउटपुट मेथड से ही कवर कर पाते हैं, और कोई कवर चीज़ नहीं कर पाएंगे आप। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरा फिनिश किया है, ठीक है। आप इसको उतार लें, समझ लें। फिर अगला जो वीडियो होगा मेरा वो इनकम मेथड पे होगा, फिर मैं उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।